सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो जैसा देख रहे हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का ये पेपर है और ये पेपर आपका 2023 में आ चुका है। फरवरी जो 2023 को परीक्षा हुई थी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न वहीं से लिए गए हैं। ये पेपर है, आप कह सकते हैं सॉल्व्ड पेपर है। प्रश्न देखिए इसी से संबंधित, क्योंकि संबंधित प्रश्न ही परीक्षाओं में आते हैं, तो हम आपको सॉल्व्ड पेपर दे रहे हैं जो फरवरी 2023 में परीक्षा हुई थी उसी को। चलिए देखेंगे क्या प्रश्न आया था बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं। एक विशेष समय तक प्रश्न कह रहा है कि बच्चे बहुत सरलता से सीख लेते हैं भाषा, क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभाव के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। क्योंकि उस जो पीरियड होता है उनके समय में सीखने का, तो एक पर्यावरण के संपर्क में आकर वो सीखते हैं बहुत तेज़ी से। इस अवधि को विकास के किस अवस्था के रूप में जाना जाता है? तो इस जो अवधि है इसको किस रूप में हम जानते हैं? संवेदनशील है, क्षेत्रीय है कि विशिष्ट है कि प्रतिक्रियात्मक है? तो बच्चों के जो सीखने की एक निश्चित समय है जिसमें वो पर्यावरण के प्रभाव से सीखते हैं, तो उस अवधि को कहते हैं संवेदनशील। नंबर 1 क्या होगा उत्तर आपका? नंबर 1 संवेदनशील। ठीक है, इस अवधि को विकास की संवेदनशील अवधि कहते हैं। जब बहुत तेज़ी से बच्चे सीखते हैं पर्यावरण के प्रभाव से एक निश्चित समय से, तो इसको कहते हैं संवेदनशील अवधि। अवधि इसमें जोड़ लीजिएगा, संवेदनशील अवधि। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है, एक माँ ने देखा कि उसका एक जुड़वा दूसरे से की तुलना में चलना सीखने से अधिक तेज़ी से प्रगति कर रहा है। सीखने में इस विभिन्नता के विकास का कौन सा सिद्धांत जुड़ा है? दो बच्चे हैं जुड़वा, ट्विंस, तो एक बच्चा जल्दी तेज़ी से चलना सीख रहा है, दूसरा की अपेक्षाकृत कम है ग्रोथ। तो कौन सा इसमें सिद्धांत काम कर रहा है? इसमें ये सिद्धांत काम कर रहा है, ये सरल है। देखिए क्वेश्चन, अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है। ठीक है, विकास सिर से पैर तक होता है नहीं, हर विकास के चरण आगे बढ़ता है, ये भी नहीं हर किसी के लिए विकास समान विशिष्ट की ओर बढ़ता है, नहीं। जो अलग अलग व्यक्ति होते हैं उनके विकास सीखने का जो गति होती है वो अलग अलग होती है। अगला है, विकास किस पर निर्भर करता है? विकास किस चीज़ पर निर्भर करता है आपको बताना है। 1 2 3 दिया हुआ है, फर्स्ट पे, सेकंड पे, ठीक है, दो या फर्स्ट और सेकंड पे, या तीनों पे, या तीनों पे नहीं। विकास देखिए निर्भर करता है आपका, विकास निर्भर करता है आनुवांशिक प्रवृत्तियों पर। ठीक, जो जिन जीन्स में मिले होते हैं जेनेटिक के अनुसार। ठीक, कुछ होशियार माँ बाप होते हैं तो बच्चे भी होशियार होते हैं, तो जीन्स होते हैं। ठीक, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं पर, जिस माहौल में बच्चा जन्मा है उसका, उसमें जो कैसी सांस्कृतिक है विरासत है, उसको सांस्कृतिक में क्या मिल रहा है, समाज से रूप में उसको क्या मिल रहा है, और भौतिक वातावरण। ठीक है, तो बच्चे के विकास तीनों पर निर्भर करता है। ठीक, तीनों पर निर्भर करेगा। इसमें कौन कौन से हैं? ये हैं आपका आनुवांशिक प्रवृत्तियाँ, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाएँ और भौतिक वातावरण। विकासात्मक परिवर्तन जो होता है बहुत हद तक जन्म के पहले के जीवन के दौरान आनुवांशिक कारणों और घटनाओं से प्रभावित होता है। तो हमने बताया आपको, जन्म के पहले क्या है? आनुवांशिक प्रवृत्तियों के कारण, और जन्म के बाद जो है भौतिक वातावरण और सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं, इन पर विकास निर्भर करता है। नोट कर सकते हैं हम पॉइंट, विकास किस चीज़ पर निर्भर करता है? आनुवांशिक बताया ना, प्रवृत्तियाँ, वो जो जन्म से पहले की अवस्था है, और सामाजिक सांस्कृतिक भौतिक वातावरण। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या आया था? नेक्स्ट प्रश्न आपका आया था, जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए? क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए किस अवस्था में देना चाहिए? ठीक है, तो किस अवस्था में देना चाहिए? ये देना चाहिए उसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था विद्यार्थियों वो अवस्था होती है जिसमें बच्चा अपने आसपास की वस्तुओं को पहचानने लगता है। ठीक, और उसमें विभेद करने लगता है, वर्गीकरण करने लगता है।
तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ऐसी है जब क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न देने चाहिए उसको, क्योंकि उसमें चिंतन और क्रमबद्ध तर्कसिद्ध करने की क्षमता धीरे धीरे विकसित होने लगती है। साथ ही वे अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए भी नियमों को धीरे धीरे समझ लेते हैं। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्म सात्करण और समंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं? किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं? संतुलन की स्थिति को वो प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका ये। ठीक, जो व्यक्ति होते हैं आत्म सात्करण और सामंजस्य को स्थापित करने को, संतुलन की स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, ये बताया था आपका जीन पियाजे ने। जीन पियाजे के विषय में तो मालूम होगा आपको, ये स्विट्जरलैंड के एक चिकित्सा मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, जीन पियाजे तो ये एक मनोवैज्ञानिक थे, चिकित्सा क्षेत्र के मनोवैज्ञानिक थे और स्विट्जरलैंड के थे, और इन्होंने बाल विकास से संबंधित अनेक उनको कार्यों के लिए याद किया जाता है। चलिए, 6 वर्षीय लड़का मनीष दुनिया और दूसरे के अनुभव को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है और दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में असफल होता है। एक 6 साल का बालक है, अपने ही अनुसार वो सब दुनिया को अपने अनुभव के अनुसार केवल चीज़ों को समझ पाता है, दूसरे के हिसाब से नहीं समझ पाता है चीज़ों को, ना तो वो देखता है। तो यह किसका प्रतिनिधित्व, तो वो ये इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे संरक्षण, आत्मकेंद्रता, प्रतिवर्ती चिंतन की वैज्ञानिक तार्किकता। देखिए, इसको हम कहेंगे क्या? वैज्ञानिक तार्किकता नहीं है, प्रतिवर्ती चिंतन नहीं, आत्मकेंद्रियता, क्योंकि हर चीज़ों को वो अपने अनुसार सोचता है, अपने अनुभव के अनुसार देखता है, दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्या है? लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था में है, उसका मत होगा, क्या होगा? इसमें आपका राइट आंसर होगा नंबर 2, क्या है? कानून और अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, जिससे सामाजिक प्रणाली, सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे। ठीक, ये होगा आपका 2 नंबर ऑप्शन। लॉरेंस कोहलबर्ग का भी नाम आपने सुना है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में। इनके विषय में एक लाइन बता देते हैं। देखिए, ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था इन्होंने। ठीक, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। लेव वाइगोत्स्की, ये भी देखिए नाम है, ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत दिया था? अगर आप पूछ लें नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो आप बताएंगे लॉरेंस कोहलबर्ग। और वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो वाइगोत्स्की ने दिया था संज्ञात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये ठीक, नोट कर लीजिएगा। ये वाइगोत्स्की ने दिया था। नंबर 3 जो ऑप्शन है, संज्ञात्मक विकास का सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत। चलिए अगला देखें। एक विद्यार्थी दिए गए प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इस स्थिति में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? उसको एक प्रश्न को समझने में, हल करने में उसको परेशानी हो रही है उस बच्चे को, तो इसके लिए लेव वाइगोत्स्की ने क्या बताया है कि क्या करना चाहिए? इस संबंध में देखिए, लेव वाइगोत्स्की ने कहा है कि इस स्थिति में अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे करने चाहिए। उन्होंने ये बताया है। उन्होंने अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के एक भाग के रूप में समीपस्थ विकास के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। कौन सा है? समीपत्व विकास का सिद्धांत। इसमें क्या है, जब बच्चा किसी समस्या के समाधान हेतु किसी व्यक्ति या साथी के मार्गदर्शन में कार्य करता है, तो यह प्रक्रिया कहलाती है स्कॉफ होल्डिंग। नेक्स्ट आपका है, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित होना चाहिए? प्रगतिशील कक्षा में है, विद्यार्थियों को प्रेरित होना चाहिए सक्रिय भागीदारिता द्वारा ज्ञान अर्जन की ओर। प्रगतिशील कक्षा है तो उसकी विशेषता होनी चाहिए कि सक्रिय भागीदारिता है सबकी होनी चाहिए और ज्ञान अर्जन के लिए।
प्रगतिशील कक्षा के जनक कौन थे, हम बता देना, जॉन डीवी थे। तो देखिए हमने इसके में आपको लॉरेंस कोहलबर्ग, लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे के सिद्धांत और उनके देशों के नाम बताए कि वो कहाँ से संबंधित थे, उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो जॉन डीवी को नोट कर लीजिएगा। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने प्रगतिशील कक्षा के विषय में बताया था, तो प्रगतिशील कक्षा के जनक थे। ठीक, देखिए मनोवैज्ञानिकों के नाम से कई प्रश्न आए थे आपकी फरवरी 2023 में। अब ये है हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धियों में से कौन सा शामिल नहीं है। तो हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धियों का सिद्धांत दिया था, उसमें कौन सा शामिल नहीं है। तो इसमें देखिए कौन कौन से सिद्धांत हैं। इनमें आपका 2 नंबर का भावात्मक बुद्धि, ये उन्होंने शामिल नहीं किया है। आपको बता दें कि डेविड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धियों में भावनात्मक बुद्धि शामिल नहीं है, और गार्डनर द्वारा प्रतिपादित 8 बहुबुद्धीय योग्यताएं उन्होंने बताई थी। देखिए गार्डनर द्वारा जो 8 बहुबुद्धि योग्यताएं हैं, फटाफट इनको देख लीजिए। उन्होंने बताई थी डेविड गार्डनर द्वारा, थे हावर्ड गार्डनर द्वारा। तो ये 8 बहुबुद्धि योग्यताएं हैं। दृश्य स्थानिक योग्यता, शाब्दिक भाषाई योग्यता, तार्किक गणित योग्यता, शारीरिक क्रियात्मक योग्यता, अंतर वैयक्तिक योग्यता है, संगीतात्मक योग्यता है, अंतर व्यक्ति योग्यता है और प्राकृतिक योग्यता है। ठीक, एक आपका कथन और कारण वाला आया था प्रश्न। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेज़ी से सीखते व समझते हैं। ठीक, ये बताया गया था। तो कथन भी सही है आपका, कारण भी सही है। ये बात कही गई थी कि 5वीं तक के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में चीज़ों को जल्दी से ग्रहण करते हैं और अधिक से अधिक उनको सीखने और समझने में सक्षम होते हैं। तो 1 नंबर वाला ऑप्शन ये है। दोनों बातें सही हैं, ए और आर सही है और सही व्याख्या भी है। इसमें आया था एक प्रश्न, अध्यापक को विद्यार्थियों में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादियों से किस प्रकार निपटना चाहिए। जो लिंग भेद है, असमानता देश में, उसको बताने के लिए, उसको समझाने के लिए, जो स्त्री और पुरुष, लड़का लड़की का फ़र्क है, क्या करना चाहिए। तो उसके लिए उसको क्या जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को बढ़ावा देना चाहिए, नहीं। कक्षा में जेंडर मुद्दों पर बात करनी चाहिए, नहीं। विद्यार्थियों के समान जेंडर समूह नहीं बनाना चाहिए। अब उसको उस टीचर्स को ऐसे वास्तविक जीवन के उदाहरण देने चाहिए, ठीक है, जिन्होंने रूढ़िवादिता को चुनौती दी। ऐसी महिलाओं का उदाहरण देना चाहिए जो राष्ट्रपति रहीं, प्रधानमंत्री रहीं, ठीक है, वास्तविक जीवन से संबंधित हों। तो इस हिसाब से उन्होंने जेंडर जो असमानता है उसको बताना चाहिए। अगला है, एक बहु सांस्कृतिक कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए। बच्चे अलग अलग सांस्कृतिक समूह से आए हुए हैं, तो टीचर को क्या करना चाहिए। अलग अलग सांस्कृतिक समूहों से जो बच्चे आए हुए हैं उनके लिए केवल प्रबल समूह को सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता देनी चाहिए, नहीं। ऐसा नहीं, फ़र्क नहीं करना चाहिए। प्रबल समूहों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। केवल सुविधा नहीं, केवल तो बिल्कुल नहीं है। प्रबल समूह के सांस्कृतिक प्रथाओं को नकारात्मक प्रस्तुत करना चाहिए, नहीं। नकारात्मक प्रस्तुत नहीं करनी है, न प्रबल को न कमज़ोर को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो सबको एक समान लेकर के 4 नंबर आपका है ऑप्शन। विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों के संदर्भ में उनकी वैयक्तिक विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। जो विभिन्न पृष्ठभूमि से अलग अलग बच्चे आए हैं, सबका सम्मान करना चाहिए, ठीक है, सबको एक समान देखना चाहिए। एक प्रश्न देखेंगे, जब आकलन विद्यार्थियों के किसी कौशल संबंधी बोध और समझ पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं। उसके लिए क्या प्रयोग होता है। उसके लिए हम कहते हैं अधिगम के लिए आकलन, 1 नंबर। अगला, सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं में भिन्नता के बावजूद उनके संभाव्य गुणों की प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। ये ऐसा किस प्रकार की कक्षा, क्या उद्देश्य होता है, ठीक। किस प्रकार की कक्षा में बच्चों में विभिन्न तरह की योग्यताएं हैं, अलग अलग योग्यताएं हैं और उनमें संभावना है अलग अलग गुणों की,
तो उनको विकसित करने के लिए जो अवसर प्रदान किए जाते हैं अलग, जिसमें बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता है, अलग अलग योग्यता है, तो सबको समान अवसर देना, तो ये इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे एक समावेशी कक्षा। विद्यार्थी नोट कर सकते हैं, एक समावेशी कक्षा में सभी विद्यार्थियों को समान अवसर दिए जाते हैं, उनमें अलग अलग भिन्नताएं और योग्यताएं होने के बावजूद। ठीक, सबको अलग अलग, सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है आपका, वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। जो गरीब बच्चे हैं, वंचित पृष्ठभूमि के हैं, ठीक, उनके लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह उनके संदर्भ के बारे में और जानने का प्रयास करे और उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करे। ठीक है, उनके बारे में जानना है और किस पृष्ठभूमि से हैं, गरीब हैं, उनके माता पिता क्या करते हैं, क्या है घर में उनकी व्यवस्था, है ना, इस तरह से उनके बारे में जानने का मतलब प्रयास करना चाहिए और उनको कक्षा में की चर्चा में, उनको विषयों में उनके साथ उनको शामिल करें, ताकि बच्चे अलग ना महसूस करें। ठीक है, गरीब शहर से हम आए हुए हैं, अगले बच्चा अच्छे कपड़े बहुत पहन के आ रहा है, ठीक है, और उसके वो धनी पृष्ठभूमि से है, तो सबको उसको उनको उनको भी कक्षा में आप शामिल करें, उनको चर्चा में शामिल करें, ये करेंगे हम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अशक्तता किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ पैर आंख सामंजस्य की क्षमता को प्रभावित करती है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर, गति समन्वयक केवल्य। ठीक, ये 4 नंबर का ऑप्शन होगा सही। नेक्स्ट है, स्वलीनता ऑटिज्म से जूझते विद्यार्थियों में पहचान हेतु किस विशिष्ट गुण होने की संभावना रहती है? इसमें देखिए राइट आंसर होगा आपको 1 नंबर, संप्रेक्षण में कठिनाई। स्वलीनता क्या है? स्वलीनता एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित करता है। ठीक, जिन बच्चों में ये स्वलीनता ऑटिज्म होता है, उन बच्चों में बाल्यावस्था से इसके लक्षण नजर आने लगते हैं, तो उनको संप्रेक्षण में कठिनाई महसूस होती है। नेक्स्ट है आपका, कौन सा सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान विशेषता नहीं है पूछा गया है। सृजनात्मक छात्र की विशेषता कौन सी नहीं है? देखिए, सृजनात्मक नई नई चीज़ें सोचने वाला, क्रिएटिविटी जिसे कहते हैं। देखिए, जिज्ञासा की प्रबल इच्छा होती है सृजनात्मक छात्र में, नवाचारी अनूठे विचार उसके दिमाग में आते हैं, उच्च स्तरीय समस्या आती है तो उसके दिमाग में समाधान भी आता है। ये 2 नंबर वाला नहीं है। कौन सा नहीं है बताया था? सृजनात्मक छात्र की जो सोच होती है वो अपसारी होती है। ठीक, समस्या को समाधान करने की क्षमता, ठीक है, अभिसारी सोच नहीं होती है। कौन सा बताया था छात्र की विशेषता नहीं है? तो अभिसारी सोच नहीं होती, उसकी सोच कैसी होती है? अपसारी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि शिक्षा क्या सुझाती है? समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। क्या, कौन सा है? 4 नंबर है आपका। शिक्षा क्या होनी चाहिए? ये 4 नंबर है ऑप्शन, समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। नई शिक्षा नीति देखिए 2020 को भारत सरकार ने 29 जुलाई 2020 को घोषित किया था। नई शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020। ठीक, अब 1986 से अब की जो शिक्षा नीति चली आ रही थी उसके बदले कब 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति लाई गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, तो क्या है? रेहान ने कुछ दिन पहले ही जाना कि अंग्रेजी में किसी शब्द के पीछे ईडी लगाने से उस शब्द का रूप वर्तमान से भूतकाल हो जाता है। तो इस जानकारी को पाने के बाद रेहान हर शब्द को भूतकाल प्रदर्शित करने के लिए हर शब्द में वो ईडी लगा के पास्ट बना रहा है। ठीक, बच्चे द्वारा किसी नियम को हर दिशा में निरूपित करना, एक नियम समझ के वो हर सवाल पर, हर चीज़ में वही नियम लगा देना। ठीक है, जैसे ईडी उसने समझा तो सबका पास्ट में ईडी लगा दे रहा, तो उसकी इस सोच को क्या कहेंगे? कमत्तर आंकना,
प्रतिबंधित, द्विभाषिक, अति नियमित बोलेंगे। ठीक है, एक ही चीज़ को समझ के वही नियम सब पे लगाना, तो उसको बोलेंगे हम क्या, अति नियमित। नेक्स्ट देखिए, ब्रेन स्टोकिंग विचारावेश को एक तकनीक के रूप में बच्चों में विकसित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो इसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है, इस तकनीक को बच्चों में विकसित करने के लिए क्या, ये आपका होगा ऑप्शन नंबर 3, अपसारी सोच विकसित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन होगा। रचनात्मक कक्षा में एक शिक्षक को सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है, बताइए। सबसे एक टीचर की एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रचनावादी कक्षा में क्या होगी। सभी बच्चों को मानक निर्देश देना, सुनिश्चित करना प्रत्येक बच्चा क्षमता को सर्व प्रस्तुत कर रहा है कि नहीं। नंबर 3 है सभी बच्चों में समान गति से बढ़ने का अपेक्षा करना, बच्चों की विविध आवश्यकताओं के प्रति उदासीन रहना। देखिए, इसके 7 चरण होते हैं, हम आपको फटाफट बता रहे हैं। इसका आंसर होगा, रचनावादी कक्षा है तो शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका सबसे जो होगी वो होगी आपकी 2 नंबर, ये होगा 2 नंबर। रचनावादी कक्षा में शिक्षक का जानते ये है, ये सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता का सर्वोत्तम प्रयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सभी बच्चों को मानक निर्देश देना नहीं है, समान गति से आगे बढ़ने की अपेक्षा करना भी नहीं है, बच्चों की विविध आवश्यकताओं के प्रति उदासीन रहना तो बिल्कुल नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आपका 2 नंबर ऑप्शन होगा। कौन सी समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण है, इसके 7 चरण हैं विद्यार्थियों, हमने ऊपर बता दिए थे। ये जो समस्या समाधान के 7 चरण हैं, इसमें सबसे पहला कौन है, समस्या समाधान का पहला चरण है परिभाषित करना, नहीं है। प्रासंगिक जानकारी की खोज नहीं है। सबसे पहले है समस्या समाधान का कि समस्या को पहचानना, 2 नंबर ऑप्शन। चलिए, समस्या समाधान के विषय में आपको बता देते हैं, 7 चरण बताए थे। देखिए, सबसे पहले क्या है, पहला चरण समस्या की पहचान करना, ठीक, नंबर 1 है। दूसरा क्या है, दूसरा है समस्या का विश्लेषण करना, आप नोट कर सकते हैं, इसमें से प्रश्न हो सकता है, दे दें। तो समस्या का दूसरा चरण है समस्या का विश्लेषण करना, ठीक, समस्या समाधान का। तीसरा चरण है इसका समस्या का वर्णन करना, ठीक। और अगला क्या है, समस्या के मूल कारणों की खोज करना, 4 नंबर है आपका। और खोज करने के बाद क्या है, वैकल्पिक समाधान विकसित करना, ये 5 नंबर में है आपका, वैकल्पिक समाधान विकसित करना। और क्या है, 6 नंबर में जब खोज हो गई तो समाधान को लागू करना, ठीक है। और क्या है, अंतिम है 7वां, परिणामों का आकलन करना। नोट करते रहिए इंपॉर्टेंट चीज़ें विद्यार्थियों, पॉज करके आप लिख भी सकते हैं। अगला है प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या रणनीति अपनानी चाहिए। छात्रों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना है प्राथमिक स्तर पर 1 to 5, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, व्यक्तिगत छात्रों के बीच अंकों के प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, नहीं, ये नहीं है। प्रत्येक गतिविधियों के प्रेरक कारकों के प्रोत्साहन, पुरस्कार, दंड का प्रयोग करना, नहीं, दंड नहीं देना है। पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करें, उन लक्ष्यों को उपलब्धि का आकलन के लिए कठोर नियम, देखिए भी दंड हैं, कठोर है, ये प्राथमिक स्तर पर नहीं अपनाना है। बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता करें और उसी दिशा में कार्य करने के लिए उनको समर्थन करें, ठीक है। जो सही उत्तर है वो अपने आप इंगित कर देता है, ये है, इसमें हिंट भी मिल जाता है आपको, बाकी तो निगेटिव है स्टेटमेंट। अगला, संज्ञात्मक विकास के साथ विद्यालयों की विद्यार्थियों को भावनात्मक खुशहाली सुनिश्चित करनी चाहिए, ठीक। और क्या है, किसी समस्या प्रश्न को हल करते समय विचारों का मौखिकीकरण समस्या समाधान कौशल में बाधा डालता है। इसमें देखिए आप कौन सा सही है, तो देखिए इसमें ए और आर दोनों सही हैं, और ए और आर की सही व्याख्या नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, देखिए, संज्ञात्मक विकास के साथ विद्यालयों को विद्यार्थियों की भावनात्मक खुशहाली सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि बच्चे प्रसन्नचित्त और क्या रहें, उत्साहित रहें, ठीक है। और उनका मानसिक संतुलन, उनका मानसिक विकास हो। संज्ञात्मक मतलब
मानसिक विकास होना, ठीक, सुनिश्चित हो। साथ ही प्रश्न समस्या को हल करने में विचारों का मौखिकरण समस्या समाधान कौशल में ये बाधा डालता है। कथन दोनों सही हैं, लेकिन सही व्याख्या नहीं है, ठीक है, दोनों अपनी अपनी जगह सही कथन, एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं करता है? अधिगम माने सीखना की प्रक्रिया में कौन सा योगदान नहीं करता है? चर्चाएं योगदान करती हैं सीखने में, समकक्षियों के सहयोग प्रदान करता है, अपसारी चिंतन, बिल्कुल खुली सोच, ठीक है। कुपोषण नहीं है इसमें, तो अपने आप ही है। कुपोषण से सीखने का क्या वो नहीं है, ठीक है। तो कुपोषण अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता है, ठीक है, बल्कि कौन कौन सी चीज़ें, अपसारी चिंतन, चर्चाएं, समकक्षियों के साथ सहयोग आदि अधिगम में सहयोग देते हैं। कहा जाता है स्वस्थ शरीर में, आपने सुना भी होगा, स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, इसलिए अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी हेतु बच्चों के सुपोषण की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए, ठीक है। कुपोषण नहीं, सुपोषण होना चाहिए, यहाँ पर सुपोषण होना चाहिए। चलिए विद्यार्थियों, ये हमने 30 प्रश्न आपको बताया जो परीक्षा में आ चुके थे। आशा है कि आपने सीखा होगा इससे, इसी आधार पर करिए अपनी तैयारी, और इससे संबंधित प्रश्न जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में हैं वो आ जाते हैं, उससे रिलेटेड जो हमने फैक्ट आपको बताए हैं परीक्षा में काम आएंगे। फिर मिलेंगे। सीटेट की तैयारी 19 अगस्त तक हम आपको कराते रहेंगे, आप जुड़े रहिए चैनल पर, ठीक है। अच्छा लगे वीडियो ज़रूर लाइक करिए, और आपके लाइक करने से हमको प्रोत्साहन मिलता है, हम और अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे आपके लिए। फिर मिलेंगे, नमस्कार।